हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, एकदम अपनी पढ़ाई भी एकदम बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक, बेहतरीन चैप्टर के साथ, जो हमारा 12th का लेसन 2 में आता है। चैप्टर 2 है जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं उसकी वृद्धि। देखिए वैसे इसमें हम लोग जो है कुछ पढ़ चुके हैं और कुछ पढ़ेंगे, समझ में आया ना। थोड़ा मोड़ा हो चुका था और बाकी जो बचा है इस वीडियो में हम लोग इस क्लास में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम आप लोग को बताते हैं कि कहाँ तक हम लोग जो है पहले नंबर बता देते हैं। शुरू से थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। इसमें जो है आपको बता दिया गया था कि जनसंख्या किसे कहते हैं, यानी कि लोगों की जो संख्या होती है, जो भी हमारे भारत देश में रह रहे निवासी हैं उनकी जो संख्या, उसे ही हम जनसंख्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जनसंख्या के बाद आता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या का वितरण, घनत्व, ये सब क्या होता है। देखिए वितरण क्या है, लोग जो है रह रहे हैं वो हर जगह में अलग अलग अपने उसका वितरित जो है वो अलग अलग लोग वितरित हैं। कहने का मतलब हुआ कि कहीं का जनसंख्या कुछ है, कहीं अलग जगह का जनसंख्या देखा जाए तो वो कुछ है। ठीक है, अब उसका घनत्व, लोगों का घनत्व जो होता है बाबू जनसंख्या का, वो हर जगह अलग अलग होता है। क्योंकि आप लोग को भी अच्छी तरह से पता होगा कि जरूरी नहीं है कि जितने लोग हमारे बिहार राज्य में है उतना ही केरला में होंगे, या फिर उतना ही यूपी में होंगे, उतना ही आसाम में होंगे, ऐसा तो नहीं है। तो जहाँ पर एरिया के अनुसार जहाँ पर लोग ज़्यादा हैं उसे हम ये मानेंगे कि यहाँ का जनसंख्या घनत्व अधिक है। इसका फॉर्मूला बताए थे कि लोगों की संख्या बटा उसका इकाई वर्ग किलोमीटर। ठीक है, घनत्व का होता है। ठीक, अब देखिए, अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि मैम अगर हम जनसंख्या का जो घनत्व जानते हैं वो मतलब कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है, तो ऐसा क्यों होता है। तो उसका रीजन है बाबू, जैसे प्रभावित करने वाले उसके कुछ कारक होते हैं जिसके वजह से लोग कुछ लोग जो हैं वो मतलब जहाँ कम एरिया भी रहता है वहाँ ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं, और कुछ एरिया ऐसा है कि जहाँ ज़्यादा पूरा एकदम विस्तार एरिया विस्तृत है वहाँ भी कम लोग रह रहे हैं। तो उसका कुछ कुछ रीज़न होता है जो कि हम थोड़ा सा रिवाइज आपको करा देते हैं। उसमें जैसे भौगोलिक कारक में आ जाता है जल की उपलब्धता, यानी कि जहाँ जल की व्यवस्था अधिक होगी वहाँ लोग अधिक रहेंगे, है ना। फिर भू आकृति, ये सब क्या, भू आकृति, जहाँ पर समतल भूभाग होगा, जहाँ पर रहने की सुविधा बढ़िया होगी, लोग श्योर है कि वहाँ रहना पसंद करेंगे। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा रिवाइज करते चलते हैं। फिर जलवायु निर्णय, ये सब भौगोलिक कारक के अंतर्गत आता है। जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं वो आर्थिक कारक के अंतर्गत है। ये लोग आर्थिक रूप से क्यों अलग अलग जगह पर, जहाँ जनसंख्या कुछ जगह पर जनसंख्या घनत्व अधिक होती है, उस जगह पर कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आर्थिक कारण में, जबकि हम लोग भौगोलिक कारण में देखें कि जहाँ जल बढ़िया हो, है ना, जल बढ़िया हो, या फिर और भी चीज़ें वहाँ पर मृदाएं बढ़िया हो, तो वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। ठीक है, लेकिन आर्थिक कारक में है, देखिए आर्थिक कारक मतलब होता है रुपये पैसों से संबंधित, जहाँ पर हमें अधिक रुपये की मतलब कि देख रहे हैं कि हमारा बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, तो हम श्योर है कि वैसी जगह पर रहना क्या करेंगे, पसंद करेंगे। ठीक है, पहला है खनिज। क्या है, खनिज, ध्यान दीजिएगा। खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करते हैं, अतः कुशल एवं अर्धकुशल कर्मी इन्हीं क्षेत्र में पहुंचते हैं और जनसंख्या के सघन बना देते हैं। अफ्रीका के कटांगा देखिए, इसका प्रमुख उदाहरण रहता है, जाम्बिया तांगा की पेटी, ये सब जो है अच्छा खासा उदाहरण। देखिए ये आपको किताबी लैंग्वेज में जो बोला गया है वो क्या है, थोड़ा सा समझिएगा। एक साफ साफ बोल रहा है कि खनन में क्या होता है बाबू, कि जहाँ पर औद्योगिक गतिविधियां अच्छी होती है, ठीक है, जहाँ पर खनन और औद्योगिक गतिविधियां अच्छी होती है वहाँ पर कुशल और अर्ध कुशल, समझ रहे हैं, कुशल कहने का मतलब जिसके पास बिजनेस का अच्छा खासा ज्ञान हो, और अर्ध कुशल कहने का मतलब जो कम जानता हो। ठीक है, तो वैसे लोग सारे आकर जमा हो जाते हैं कहाँ, औद्योगिक क्षेत्र में, जहाँ खनन की व्यवस्थाएं गतिविधियां होती है। क्यों, क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत रहती है, पैसों की कमी रहती है। देखिए ये जो खनन वाली जो कारक है बाबू, यहाँ पर लोग अपने वातावरण के अनुसार नहीं रहते। जैसे हम लोग भौगोलिक कारक में मतलब जाने हैं कि जहाँ पर जल की उपलब्धता अच्छी होगी, जहाँ हमारे रहने के लिए सुविधाएं अच्छी होगी, वहाँ पर हम रहना पसंद करेंगे। जबकि ये आर्थिक कारण है, यहाँ पर रहने के लिए चाहे जैसा हो, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर जो है अपने रुपये पैसों की वजह से लोग रहते हैं, रहने की जो है जगह बढ़िया हो या ना हो। ठीक है, उसके बाद नगरीकरण,
नगरीकरण में अच्छी नागरिक सुविधाएं तथा नगरीय जीवन आकर्षण लोगों को नगरों में की ओर खींचते हैं। देखिए, जिनके पास अच्छे खासे रुपए पैसे, जिनके पास अच्छे खासे रुपए पैसे हैं, वो लोग तो चाहेंगे कि हम जो है अच्छे शहर में रहें। आप लोग समझते हैं, एक बात ध्यान से समझिएगा, लोग जो है अब देहात में रहना क्यों नहीं पसंद करता। लोग जो है देहात में रहना इसलिए नहीं पसंद करता है क्योंकि उन्हें उस प्रकार की सुविधा नहीं मिल पाती है। लोग नगर भाग रहे हैं, शहर भाग रहे हैं, क्यों? क्योंकि वह चाहते हैं कि हम वहाँ जो है अच्छे नगरीय जीवन व्यतीत करें, वहाँ एकदम पूरा मौज मस्ती के साथ गुजारे। जबकि क्या है, देहात में रहिएगा, जैसे अभी गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में अगर आप देहाती एरिया में रहते हैं, यहाँ 24 घंटा में बाबू कभी कभी 3-3, 4-4 घंटा लाइट कटी हुई रहती है। अगर आपके पास इन्वर्टर नहीं है तो आप गर्मी में उतना दिन आपको रहना पड़ेगा, उतना टाइम। लेकिन नगर में आप जाइएगा, शहर में तो ऐसा नहीं है। वहाँ भले आपको बिजली बिल अधिक आएगी, लेकिन आपको जो है टाइम पे लाइट दे दिया जाएगा। तो यही सब रीजन होता है जिसके कारण लोगों का खिंचाव नगर की ओर होता है। ठीक है, विश्व में विराट नगर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में प्रवासियों का निरंतर आकर्षण है। विराट नगर जो है, अगर विश्व में शहरों की जैसे गणना जब की गई कि कौन सा शहर ऐसा है जहाँ ज़्यादा जनसंख्या जो है, वहाँ मतलब चेंजिंग होता है, हर ईयर ज़्यादा आता है, तो वहाँ पर एक नाम आया विराट नगर। विराट नगर में क्या होता है, हर साल जो है यहाँ प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में प्रवासियों का जो है निरंतर आकर्षित, मतलब हर साल जो है बहुत बड़ी बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ आया करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है आर्थिक कारण में 2 कारक जाने, पहला खनिज और दूसरा नगरीकरण। ठीक, उसके बाद तीसरा औद्योगिकीकरण। क्या है? औद्योगिकीकरण। चलिए औद्योगिकीकरण के बारे में हम लोग जानते हैं। औद्योगिक पेटियां रोजगार अवसर उपलब्ध कराती है। ठीक है, हम लोग ये सब देखिए, रोजगार उपलब्ध करवाती है। अगर हमारे पास पैसा रहता, हम ही रोजगार के पीछे जाते नहीं जाते। जिसके पास जो चीज़ की कमियां रहती है वही वो चीज़ के पास जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि कोई आपको बुझावल बुझाए कि पैसा लीजिएगा कि अक्ल, तो आप कहिएगा हमको क्या चाहिए, पैसा, तो लोग कहेगा नहीं अक्ल लो, तो आप ये बात बोल दीजिएगा कि हमारे टीचर बोले हैं कि जिसके पास जो चीज़ की कमियां रहती है वही लेता। ऐसा नहीं करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है हम लोगों के पास रुपयों पैसों की कमी रहती है, जिसकी वजह से हम रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। इसलिए औद्योगिकीकरण जो है हमारा आर्थिक कारण में, मतलब कि जनसंख्या का जो घनत्व है, वितरण है, उसका आर्थिक कारण का प्रमुख कारक बना हुआ है। अवसर उपलब्ध करवाते हैं, बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करते हैं। सही बात है, जब जो शहर बढ़िया रहता है, जैसे हम लोग दिल्ली मुंबई को ज़्यादा वैल्यू देते हैं कि नहीं, अपना गया या फिर नवादा या पटना के अपेक्षा, है ना। क्यों देते हैं? क्योंकि वहाँ बड़े बड़े औद्योगिक इंडस्ट्री जगह है, वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, लोग उद्योग धंधे बहुत अच्छे तौर तरीके पर चल रहे हैं। ठीक है, तो यही सब रीजन होता है, यही सब से लोग आकर्षित होते हैं। जापान के कोबे ओसाका प्रदेश जो है अनेक उद्योगों की उपस्थितियों के कारण सघन बसा हुआ। जापान में वो एक शहर है, जापान की राजधानी है टोक्यो, वहाँ एक शहर है कोबे ओसाका। ऐसा हमारा भारत में नाम रहता ना, तो पहले नंबर हम इस शहर जाकर देखते किसका रूप रंग कैसा है। बताओ, ये को नाम है कोबे ओसाका, कुछ भी रख देता है यार, है ना। कोबे ओसाका जो शहर है, वहाँ जो है जनसंख्या बहुत सघन है। सघन कहने का मतलब हुआ कि बहुत कम एरिया में बहुत अधिक लोग वहाँ रह रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अपनों के घर में शादी हुआ है, शादी के दिन देखिएगा कम एरिया में बहुत सारे लोग जमा रहेंगे। सघन और विरल से ही समझ लीजिए कि शादी जिस दिन ना शादी हो घर में, उस दिन वाले जनसंख्या विरल जनसंख्या, और जिस दिन शादी हो उस दिन वाले घर की जनसंख्या सघन जनसंख्या। ठीक है, सब इसमें भी बाबू औद्योगिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व होते हैं। जैसे देखिए, कुछ एरिया, जैसे हमारे हाल फिलहाल में लगा हुआ था कुंभ के मेला, आप लोग सभी को पता होगा, अगर बिहार या यूपी से रिलेटेड होंगे तो वहाँ जब लगा हुआ था मेला, उस समय वहाँ की जो जनसंख्या थी बहुत सघन थी। तो कुछ धार्मिक रीजन भी होता है, जिसकी वजह से धार्मिक सामाजिक या सांस्कृतिक रीजन भी होता है, जिसकी वजह से जनसंख्या में परिवर्तन होता है।
होने के कारण वे अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहां सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। देखिए, जिस प्रकार लोग धर्म के रिलेटेड के मामले में, जैसे मुस्लिम लोग कहाँ जाता है, सऊदीया ज़्यादातर जाते हैं, वैसे उतना तो जानकारी नहीं है लेकिन इतना जानते हैं, सऊदीया नहीं जी, नाम उसका कुछ धार्मिक स्थल का नाम होता है, वहाँ लोग ज़्यादा जाते हैं, ठीक है, पूजा करने या कुछ और भी। तो उसी प्रकार से हमारे हिंदू धर्म में भी कुछ लोग अपने हिंदू स्थल जहाँ पर चल जाइए, सावन के महीना में लोग देवघर ज़्यादा जाते हैं, तो इस प्रकार वहाँ की जनसंख्या प्रभावित होती है। ठीक उसी प्रकार जहाँ पर धार्मिक या असामाजिक या फिर राजनीतिक अशांति रहती है तो वहाँ की जनसंख्या में भी परिवर्तन होता है। वो बात अलग है कि जहाँ पर अशांति रहेगा वहाँ पर जनसंख्या विरल रहेगी, और जहाँ पर सही मामले में सब कुछ सटीक रहेगा वहाँ पर जनसंख्या सही रहेगी, ठीक है। कई बार सरकारें भी लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र में बसने को प्रोत्साहन देती। देखिए, लोग कई बार कहते हैं कि मित्रों आप लोग जाकर एकदम पहाड़ी पर घर बनाइए, आपको 2-2 लाख रुपया आपके खाते में आ जाएंगे। मोदी जी का भाषण अगर ऐसा रहता है तो वही क्या हुआ कि जहाँ पर पहाड़ के एरिया में क्या रहता है, विरल जनसंख्या रहती है। विरल कहने का मतलब वहाँ जनसंख्या कम रहते हैं, तो वैसे एरिया में अगर जाने के लिए प्रोत्साहित दिया जाता है सरकार के थ्रू, तब हम क्या करते हैं, वहाँ जाकर बस जाते हैं, तो उससे भी हमारे जनसंख्या में क्या होता है, बदलाव आता है, ठीक है। जनसंख्या परिवर्तन के घटक, ये था कारक, उसको प्रभावित करने वाले कारक कि किन किन कारकों से लोग जो है यहाँ से यहाँ, वहाँ से वहाँ चले जाते हैं, चले आते हैं। उसमें हम लोग पढ़े, पहले नंबर भौगोलिक कारक में पढ़े, जल की उपलब्धता है ना, मृदाएं, स्थलाकृति, ये सब इत्यादि चीज़ें। आर्थिक कारण में हो गया औद्योगिकीकरण, है ना, ये सब जो भी रुपये पैसों से संबंधित इसके बारे में पढ़े। फिर जनसंख्या परिवर्तन के घटक, इसको कौन कौन से घटक है जो कि जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करता है, ठीक है। लिखो, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है, जन्म, मृत्यु और प्रवास। देखिए, ये भी सेम उसी के जैसा है, लेकिन ये आपके जो है जलवायु या वायुमंडल या फिर आर्थिक या राजनीतिक कारण से बिलोंग नहीं है। यह जो है वह जन्म, मृत्यु और प्रवास। जन्म का मतलब जन्म, बर्थ, मृत्यु का मतलब डेथ, जो मतलब कि जो व्यक्ति बूढ़े बुजुर्ग होकर मर जाते हैं। प्रवास कहने का मतलब हुआ बाबू, हम रह रहे हैं यहाँ, जैसे हम सपोज अभी गया में हैं और गया से हम जाकर दिल्ली में रहने लगे, ठीक है, तो हम जो यहाँ से वहाँ प्रवास किए हैं उससे भी हमारा जनसंख्या में बदलाव आता है, खिंचाव आता है, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ है तो हमारा काउंटिंग यहाँ हो रहा है, हमारी गिनती यहीं हो रही है जनसंख्या में, लेकिन यदि जो हम चल जाते हैं पटना या फिर दिल्ली या मुंबई, कोई भी शहर, अपने शहर को छोड़कर, तब हमारा जनसंख्या वहाँ के जनसंख्या में आ जाएगा। तो इस प्रकार भी जनसंख्या में क्या होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। पहला है जन्म दर, बर्थ रेट, ठीक है। अब जन्म दर क्या होता है, चलिए इसको जानते हैं हम लोग। जन्म दर है ना, प्रति 1000 एक वर्ष में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाता है। देखिए, हम लोग को लग रहा होगा कि बच्चे जो पैदा होते हैं उसकी जो जनसंख्या वो कोई नहीं जानता। मेरे घर में सपोज बच्चा आए तो वो कोई नहीं जानता है कि हमारे घर में बच्चा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार की नज़र में आप काउंटिंग हो गया है आपके बच्चा का कि आपके घर में एक छोटा शिशु आ चुका है ना। आपको ऐसा लगता होगा कि ना कोई नहीं जानता, बट जानता है, ठीक है। जैसे आप हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड हो जाता है, वो तुरंत सरकार की गिनती में चली जाती है कि फलाने शहर में एक बच्चा की बढ़ोतरी हुई है। तो जो प्रति 1000 पर एक वर्ष में जो बच्चे जन्मते हैं, है ना, एक वर्ष में जो बच्चे जन्मते हैं उसे हम लोग बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है, ठीक है। दूसरा है मृत्यु दर, डेथ रेट। प्रति हजार पर एक वर्ष में मरने वाले बच्चों की संख्या, जो बच्चे मरते हैं, ठीक है, उनकी जो जनसंख्या होती है वो बर्थ रेट के अंतर्गत आता है। दूसरा प्रवास, है ना, प्रवास, माइग्रेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसंख्या स्थानांतरण होना। देखो, ना ये जन्मा है ना मरा है, सिर्फ ये क्या हुआ कि यहाँ से उठकर वहाँ चला गया, वहाँ से उठकर वहाँ चला गया, तो उसका क्या हुआ, प्रवास हुआ, उसका स्थानांतरण हुआ। उसका जनसंख्या में कोई मतलब ना वृद्धि हुई ना कमी हुआ, कोई
चेंजिंग नहीं हुआ, लेकिन हाँ उसका जनसंख्या का काउंटिंग जो संख्या यहाँ वो गिना जा रहा था वो अब कोई और जगह पे गिना जा रहा है। ठीक है, बस इतना ही। तो उम्मीद करते हैं ये तीनों तो नॉर्मल सा चीज था। जन्म दर जो जनसंख्या परिवर्तन के घटक होते, देखिए याद रखिएगा घटक और कारक में अंतर होता है। ये सब चीज ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा ये सब चीजों पर ध्यान देते चलिएगा, ठीक ना। घटक कारक में सीधे भौगोलिक कारक आर्थिक कारक के अंतर्गत चल जाइएगा। घटक में पूछेगा तो जन्म रेट, जन्म दर, मृत्यु दर और एक प्रवास। ठीक है, उसके बाद अगला यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि क्या होता है? पॉपुलेशन ग्रोथ। जन्म दर और मृत्यु दर के मध्य अंतर को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर मान लिया जाए अभी ईयर 2025 चल रहा है, ठीक है, 2025 में सपोज जो जन्म होता है, जन्म दर है मान लिया जाए कितने का, अंदाज तो ऐसा नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन एक अनुमान तौर पे कह सकते हैं कि मान लिया जाए 1500 बच्चा जो है वो पैदा हुआ है। ठीक है, जन्म दर इतना, और मृत्यु दर जो था इसका मान लिया जाए 500 होगा। देखो बाबू, मृत्यु से ज्यादा बच्चा जन्मता है, ठीक, समझ रहे हो ना। तो जो मृत्यु दर है वो 500 है। तो ये दोनों का जो अंतर हुआ ना, ये दोनों का अंतर जो हुआ, इसी को हम लोग क्या करते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक है, अब जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि क्या होती है? पहले नंबर देखिए, जो शिशु जन्मता है और उसकी जो डेथ होती है, ये दोनों का अंतर जो है वो क्या कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। अब हुआ धनात्मक वृद्धि, क्या? जनसंख्या का धनात्मक कहने का मतलब होता है पॉजिटिव। ठीक है, यह तब होती है जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, या जब अन्य देशों के लोग अस्थायी रूप से उसी देश में प्रवास कर जाए। देखिए, धनात्मक जनसंख्या वृद्धि क्या होगी? जो बच्चा पैदा होता है, समझिएगा, देखिए लिखा हुआ साफ कि दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, मतलब मरे कम लेकिन जन्मे अधिक, तब हम उस समय क्या कह सकते हैं, ये पॉजिटिव यानी कि धनात्मक वृद्धि है। जनसंख्या का धनात्मक वृद्धि हुई है कब? जब मरे कम और जन्मे ज्यादा, या फिर कोई ऐसा एरिया जहां बहुत सारे लोग आकर प्रवास कर जाते हैं, तब हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो वृद्धि है वो धनात्मक वृद्धि हुआ है। ठीक है, या अन्य देशों का लोग अस्थायी रूप से उस देश में प्रवास करते हैं। अस्थायी करने का मतलब, ले भैया बोरा झोला लेके आ गए, आप यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, है ना। तो उस स्थिति में हम उसको क्या कहते हैं, धनात्मक वृद्धि कहते हैं। फिर है जनसंख्या का ऋणात्मक वृद्धि। दो समय अंतराल के बीच जब जनसंख्या कम हो जाए तो उसे जनसंख्या का ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। जब जनसंख्या कम हो जाए, अभी की जनसंख्या इतना समझ लीजिए कि जनसंख्या अभी कुछ है, मान लिया जाए सपोज अपना एरिया का, अपना शहर का जनसंख्या मान लिया जाए 50,000 है सपोज। ये मत सोचिएगा कि हम बता रहे हैं कि यहाँ का जनसंख्या 50,000। कोई भी एरिया ले लीजिए, अपना गया ले लीजिए या कहीं और ले लीजिए, वहाँ का मान लिया जाए 50,000 जनसंख्या। ठीक है, अब 50,000 जनसंख्या, तो वो जनसंख्या में कमी आ जाए। ठीक है, जनसंख्या के बीच में क्या हो जाए, कमी हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि यहाँ की जनसंख्या अभी ऋणात्मक चल रही है। क्या चल रही है? ऋणात्मक चल रही है। ठीक है, यह कब होती है? जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए। जन्म दर अथवा लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाए, अन्य देशों में क्या हो जाए, प्रवास कर जाए। देखिए, इसमें था जनसंख्या में धनात्मक में क्या होता है कि दूसरा देश आकर हमरे देश में या हमारे एरिया में आकर रह जाए और कहे भैया अब हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, तब वो धनात्मक वृद्धि होता था। और दूसरा, या फिर जब कोई पैदा होने का जो सिस्टम है, बच्चे जो शिशु पैदा होता है वो मरने की अपेक्षा ज़्यादा पैदा, जितना मरता है उससे जितनी की मृत्यु होती है उससे अधिक अगर पैदा हो तो धनात्मक होता है। जबकि ऋणात्मक में मरे ज़्यादा और पैदा कम। बच्चों की जो वृद्धि है, वो शिशु की जो जन्म है वो शिशु ज़्यादा जन्म हो, ठीक है, मतलब कि कम जन्म हो और डेथ उसकी ज़्यादा हो, या फिर हमारे देश के रहने वाले दूसरे देश चले जाए प्रवास करने, तब हम उस समय उस जनसंख्या को ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रवास।
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसंख्या का स्थानांतरण होना, यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से वहाँ जाना, क्या कहलाता है? स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, चलिए हम लोग उसके बाद आगे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उद्गम स्थल। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं वो उसका उद्गम स्थल होता है। जैसे मान लिया जाए कोई एक लड़का है, उसका नाम क्या हो सकता है? आप लोग बताइए। लड़का जो भी हो, कुछ भी नाम रहे इसका, 3 वाला है ना। ये रह रहा है अभी सपोज गया में। कहाँ रह रहा है बाबू? गया में। ये इसका मन किया चलो भैया थोड़ा सा घूम ले, हम जम्मू चल जाए। जम्मू नहीं, उतना दूर नहीं भेजो बाबू, उतना दूर जाएगा। ये लड़का बेचारा छोटा सा है, छोटा सा लड़का अगर उतना दूर जाएगा तो भुला जाएगा। कि गया से मान लिया जाए पटना चल जाए। कहाँ चल जाए? पटना चल जाए। ठीक, कहाँ तो ओहो बार मान लिया कि पटना चल जाए। ठीक, तो जो गया से पटना गया, गया से पटना गया, तो ये जो गया था वो उसका उद्गम स्थान हो जाएगा। यहाँ पर उसका जो क्या हो जाएगा? कोई व्यक्ति जिस कोई स्थान पर है, ठीक है, और वहाँ से छोड़कर अगर कोई दूसरा स्थान पर रिप्लेस करता है, आ जाता है, तब जहाँ से वो गया है, ध्यान से समझिएगा, जहाँ से वो गमन किया है, गया है, तो वो उसका क्या कहलाएगा? उद्गम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उद्गम कहलाएगा। ठीक है, समझिएगा। जो कोई भी व्यक्ति अपने स्थान से दूसरे स्थान प्रवास करता है तो जहाँ से प्रवास करता है वो जगह उद्गम कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि उद्गम स्थान आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, गंतव्य स्थान। गंतव्य, जिस स्थान में गमन करते हैं वह गंतव्य स्थान कहलाता है। जिस स्थान में गमन करते हैं, जो जाते हैं, जैसे ये गया था, मतलब गया से पटना गया था। ठीक है, पटना गया था, तो यहाँ से जो यहाँ की दूरी है ना, वो क्या है? गंतव्य स्थान है। क्या है बाबू? गंतव्य स्थान है। ठीक है, मतलब कि जो एक जगह से दूसरे स्थान जाता है तो जाने की जो दूरियां होती है, जो जगह होता है, वो गंतव्य स्थान कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है प्रवास। क्या है? अप्रवास। प्रवासी जो किसी नया स्थान पर जाते हैं तो अप्रवासी कहलाते हैं। अगर कोई है, जैसे हम यहाँ गया से मान लिया एकदम चल गया दूसरा देश जहाँ कभी नहीं गए होंगे, फ्रांस हो गया, अमेरिका, हम अमेरिका मतलब दूसरा देश अभी तक गए ही नहीं, नेपाल भी नहीं है बगल वाला, कोई भी देश जहाँ एकदम नया हमारे लिए लुक लगे एकदम, तो वैसा जगह पर अगर चल जाते हैं तो हम क्या कहलाएंगे? वहाँ पर अप्रवास कहलाएंगे। ठीक है, प्रवासी जो किसी नया स्थान पर जाते हैं तो अप्रवासी कहलाते हैं। लोगों का आकार, मतलब कि लोगों का आकार बस जाना। कहने का मतलब ये हुआ कि हम कहीं पर जाकर रहने लगे और कहीं नया स्थान पर रहने लगे, तब हम क्या कहलाएंगे? अप्रवास कहलाएंगे। एक है उत्प्रवास, इमिग्रेशन। प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं वो उत्प्रवास कहलाते हैं, जहाँ से वो चल जाते हैं। जैसे हम अभी क्या बोल रहे थे, नए स्थान, यहाँ से मान लिया जाए हम फ्रांस चल गए, अमेरिका चल गए, तो जब हम अमेरिका चले गए, ठीक है, वहाँ जाकर बस गए, वहाँ जाकर रहने लगे, वो अप्रवास कहलाया। लेकिन उत्प्रवास में यदि जो हम अमेरिका जाते हैं तो जो हमारा जहाँ से हम गए वो जगह उत्प्रवास कहलाएगा, लेकिन जो जगह पर हम गए वो जगह अप्रवास कहलाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि उत्प्रवास और अप्रवास में आपको समझ में आया होगा। और ये 2 लाइन जो है बाबू, ये 2 टॉपिक जो है आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ये बताइए उत्प्रवास और अप्रवास में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगला है प्रतिवर्ष कारक। बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनैतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारी, सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारण उद्गम स्थान को कम आकर्षित कर। देखिए क्या है बाबू कि बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, अगर हमारे पास रहने सहने की दशाएं बढ़िया नहीं है तब लोग मजबूरन यहाँ से वहाँ तक उद्गम स्थान को छोड़कर, मतलब जहाँ से वो पैदा हुए हैं वहाँ उनका, जहाँ वो उद्गम हुआ है उनका, वो छोड़कर दूसरी जगह वो चले जाते हैं।
राजनीतिक उपद्रव मान लिया जाए आके अभी हमारे संस्थान पे काला झंडा गाड़ देगा, एक ताला मार देगा, कहेगा लो जब तक इतना पैसा नहीं दोगे तब तक तुम्हारा जो है कोचिंग पे क्लास पे कब्जा मेरा रहेगा। तो ये सब क्या, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, हमारे अनुसार जलवायु ना होना, अभी गर्मी का मौसम है एकाएक पानी पड़ने लगे और सब दिन पानी पड़ते रह जाए तो सब क्या जलवायु जो है वो प्रतिकूल हो जाएगा। प्राकृतिक विपदाएं, एकदम भूकंप महामारी एकदम आते रहे, है ना, बारिश ना हो तो ये सब प्राकृतिक महामारी बीमारी आ गई, जैसे आया था ये कोरोना, है ना, तो ये सब क्या महामारी के अंतर्गत आता है। सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे जो है यही सब कारण जो है उद्गम स्थान को कम आकर्षित बनाते हैं। यही सब रीजन होता है बाबू जिसके वजह से लोग उद्गम स्थान पर नहीं रहना चाहते हैं, यह नगर की ओर आकर्षित हो जाते हैं और अपने उद्गम स्थान को छोड़कर नगर की ओर जाना बेहद पसंद करते हैं। फिर है अपकर्ष कारक, ये था प्रतिकर्ष कारक। दूसरा अपकर्ष कारक, काम के बेहतर अवसर और रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति व स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा, अनुकूल जलवायु जैसे कारण गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक करते हैं। देखिए अगर हम यहाँ रह रहे हैं, हमारा उद्गम स्थान ही तो उद्गम स्थान रहने के साथ साथ यहाँ पर हमारे अनुकूल जलवायु, ठीक है, हमारे अनुकूल, हमारे जो है काम का अवसर बढ़िया हो, हमें यहाँ रोटी रोजगार बढ़िया से मिल जा रहा हो, है ना, रहन सहन बढ़िया हो, शांति हो। शांति बहुत बड़ा चीज होता है। अगर आपके जीवन में शांति नहीं है तो आपके पास जितना भी पैसा हो सब बेअर्थ होता है बाबू, ठीक है। तो शांति, स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा, हम रह रहे हैं, हमारी सुरक्षा, अगर हमारे जीवन की सुरक्षा नहीं रहेगी, कोई भी आया चाकू मारा निकल दिया, जैसे फिलहाल अभी आप लोग को पता होगा कि जम्मू कश्मीर में कुछ आतंकवादी हमले हुए हैं, इसमें क्या हमारे जीवन की सुरक्षा, डायरेक्ट आतंकवादी लोग आया, धर्म पूछा, ऐसे तो हम देखे नहीं, आप लोग को लगा होगा कि ये कैसे, मतलब कि ये देखे हैं जो बोल रहे हैं, तो देखे नहीं, लेकिन न्यूज वगैरह में आप लोग भी सुने होंगे कि आतंकवादी आया, धर्म पूछा और गोली मार दी। क्या ये उचित है? नहीं। वहाँ हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन की सुरक्षा, हमारा जीवन जो है सुरक्षित है? नहीं कह सकते हैं, है ना। जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, अनुकूल जलवायु, ये भी होना जरूरी है बाबू। हमारे अनुकूल जलवायु, हम जहाँ रह रहे हैं उसके अनुसार होना बेहद जरूरी है। यही सब कारण जो है जिसके वजह से लोग जो है गंतव्य स्थान या उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं, ठीक। चलिए, उसके बाद है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। जनसंख्या की प्राकृतिक, अब देखिए कुछ जनसंख्या कहीं पर कोई कारक होता था, उसका रीजन होता था जिसके वजह से कहीं का जनसंख्या कम होता था, कहीं का जनसंख्या अधिक होता था। लेकिन कुछ प्राकृतिक भी रीजन होती हैं, कारणें होती है जिसके वजह से जो है जनसंख्या में कभी वृद्धि होते रहता है, कभी कमी होते रहता है, ठीक है। किसी क्षेत्र में विशेष 2 समय अंतरालों में जन्म मृत्यु के अंतर को बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। देखिए क्या होता है कि कुछ 2 समय अंतरालों के बीच जो जन्म और मृत्यु की जो प्राकृतिक रूप से घटना बढ़ना, ठीक है, अंतरालों पर जन्म और मृत्यु का जो अंतर होता है, दोनों का डिफरेंस होता है, डेथ और इसका बर्थ का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक वृद्धि। जनसंख्या क्षेत्र का प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि बराबर होता है जन्म माइनस मृत्यु, ये दोनों का जो अंतर है, डिफरेंट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं, ठीक है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, यह वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि इक्वल टू जन्म माइनस मृत्यु प्लस अप्रवास माइनस उत्प्रवास। देखिए जन्म में मृत्यु माइनस हुआ, उसके बाद जो उत्प्रवास और अप्रवास, मतलब समझे हैं? अप्रवास मतलब होता है हम कहीं जाकर रह गए, अप्रवास मतलब होता है अप्रवास मतलब हम कहीं जाकर रह गए, उत्प्रवास मतलब हम यहाँ से गए हैं,
तो ये सब सारा कैलकुलेशन मिलाकर इसका क्या होता है, प्राकृतिक वृद्धि होता है। ठीक है, जो हम लोग जनसंख्या मानते हैं, जैसे बिहार का जनसंख्या इतना है, भारत का जनसंख्या इतना, ये सब क्या होता है, पूरा कैलकुलेशन के साथ हमें सिद्ध करके दिया जाता है। जितना उत्प्रवास हुआ है या अप्रवास हुआ है, जितना प्राकृतिक मृत्यु हुई है, ठीक है, सारा चीज को जो है पूरा कैलकुलेट करके हमें लास्ट में बताया जाता है कि बिहार का जनसंख्या इतना है या फिर पूरे देश की जनसंख्या इतनी है। ठीक है, चलिए उसके बाद जनसंख्या परिवर्तन का स्थानिक प्रकार प्रारूप, इसका जो है स्थानिक प्रारूप भी कुछ है, जो ये है, विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वृद्धि की तुलना की जा सकती है। विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि कम है। देखिए, विकसित देश जो है ना बाबू, जो देश विकसित है वहाँ का जो जनसंख्या है वो विकासशील देशों की जनसंख्या से कम है। आप लोग देखिए, ये लाइन से एक चीज सबसे बड़ा चीज सीखने को हमको मिलता है कि जहाँ जनसंख्या कम होता है ना, वो लोग अच्छे होते हैं, वो लोग विकसित होते हैं। इसलिए आप लोग समझ चुके होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं, कभी भी ज्यादा जनसंख्या नहीं रखना है। ठीक है, जनसंख्या ज्यादा रहेगा, बेरोजगारी अधिक होगी। आपके घर में आप देखे होंगे, अगर आप एक भाई होंगे तो आपका जो भरण पोषण होगा वो अलग तरीके से, और जो 8-9 भाई है उसका, अगर मम्मी आपको 100 रुपया दी तो आप उतना में बढ़िया से एकदम मतलब नाश्ता पानी सब मार्केट घूम लीजिएगा, छोटा मोटा खाना पीना। ठीक है, अब ऐसा नहीं चल जाइएगा बड़ा होटल 5 स्टार में कहिएगा 100 रुपया में कुछ चाहिए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कम जनसंख्या रहेगा तो आप छोटे से इनकम में आप अपना थोड़ा अच्छा से रहन सहन कर लीजिएगा। लेकिन जनसंख्या अधिक रहा, अब 100 मान लीजिए 8 गो भाई या 100 गो रुपया दी मम्मी, तो कई रुपया पड़ेगा आप सभी को पता है ना। तो इसलिए जहाँ जनसंख्या कम होता है, अगर कोई विकसित है तो समझ लीजिए कि पक्का वहाँ जनसंख्या कम होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसका और भी कारण हो सकता है, जैसे वहाँ का औद्योगिक क्षेत्र अच्छा होगा, इनकम का स्रोत बढ़िया होगा, यही रीजन हो सकता है, और इसके अलावा कोई रीजन नहीं होगा। या तो उस एरिया का जनसंख्या कम होगा तब वो विकसित है, या फिर वहाँ औद्योगिक क्षेत्र अच्छे होंगे, सेवा क्षेत्र अच्छे होंगे, तब वहाँ जो है वो विकसित के अनुपात में गिना जाता है। वही बात वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि जनसंख्या कहाँ पढ़ रहे थे हम, भुला जाते हैं बात, भागों की जनसंख्या वृद्धि की तुलना की जाती है। विकसित देश में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि कम है। जनसंख्या वृद्धि कम है, जनसंख्या कम की बात नहीं कर रहा, जनसंख्या वृद्धि कम है। मतलब कि अगर हमारे भारत देश में मान लिया जाए एक महीना में 2000 बच्चों का मतलब जन्म होता है, तो ही चल जाइएगा दूसरा देश जो जहाँ विकसित देश है वहाँ मात्र 500 बच्चा ही जन्म लेगा, है ना। तो इस प्रकार से जो है विकासशील देशों की तुलना में विकसित देश की जनसंख्या वृद्धि कम होती है। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक संबंध सहसंबंध पाया जाता है। तो जनसंख्या वृद्धि होती है और आर्थिक विकास होती है, उसमें ऋणात्मक है। ऋणात्मक कहने का मतलब अगर आपका जनसंख्या वृद्धि अधिक है तो आपका आर्थिक विकास कम होगा, अगर आपका आर्थिक विकास अच्छा है तो श्योर है कि आपका जनसंख्या वृद्धि है जो कम है। ठीक है, समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं। तो जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव आखिर क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से जनसंख्या कभी घटता है कभी बढ़ता है। जो देश विकसित है वहाँ जनसंख्या कम है, जो देश विकासशील है वहाँ जनसंख्या अधिक है। जनसंख्या वृद्धि समस्याओं का उत्पन्न करती है। जब जनसंख्या वृद्धि बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को क्या कर देती है, उत्पन्न कर देती है। जनसंख्या वृद्धि अगर है तो आपका जो है बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाएगी, भूखमरी, बेरोजगारी, है ना, आपका जो है पालन पोषण सही से ना होना, ठीक है, निम्न जीवन दर है जो निम्न होना, इनमें ऐसे संसाधनों का ह्रास सर्वाधिक गंभीर होता है। ह्रास होता है इनमें संसाधन, मतलब आप देखिए जनसंख्या अधिक रहेगा तो आप संतुलित तरीके से जीवन नहीं जी सकते हैं। ठीक है, इतना तो आप लोग जान लीजिए। उसके बाद है अगला जनांकीय संक्रमण। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के निर्माण तथा भविष्य की जनसंख्या को पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। जो जनांकीय संक्रमण होता है यह सिद्धांत क्यों दिया जाता है? यह सिद्धांत इसलिए दिया जाता है ताकि जो आने वाला जनसंख्या है ना, आने वाला जो जनसंख्या है उसका क्या
रंग रूप स्वरूप रहेगा, इसका पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। ठीक है, यह सिद्धांत हमें यह बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करते हैं तो नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है। देखिए, अगर ध्यान से देखिए, कहता है कि अगर कोई ग्रामीण या खेतीहर किसे कहते हैं? खेतीहर जो खेती करता है, जो श्रम करता है, जो फसल को उत्पादन करता है ना, उसे खेतीहर कहा जाता है। खेतीहर और अशिक्षित व्यवस्था में उन्नति करके नगरीय और औद्योगिक और साक्षर बनाता है। जब आप उन्नति कीजिएगा किस में, नगरीय में, ग्रामीण में, खेतीहर में, अशिक्षित में, ये सब के अवस्था में अगर उन्नति करके आप नगरीय, औद्योगिक और साक्षर को क्या करिएगा, बनाइएगा। ठीक है, तो किसी प्रदेश जनसंख्या उच्च जन्म, उच्च मृत्यु से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु में परिवर्तन। अगर आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, आप एक खेतिहर मजदूर हैं, आप एक श्रमिक, ठीक है, आप एक श्रमिक, ठीक है, आप अशिक्षित हैं, लेकिन अगर आप इस समय उन्नति कर जाते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, तब आप में परिवर्तन क्या आ जाएगा कि जो जनसंख्या है वो जन्म उच्च और उच्च मृत्यु में से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु में परिवर्तन हो जाएगा। जो जनसंख्या दर उच्च है, जनसंख्या दर उच्च कहने का मतलब जनसंख्या अधिक, वो जनसंख्या निम्न हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से परिवर्तन होता है। परिवर्तन अवस्थाओं में होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र के रूप में भी जाना जाता है। जो परिवर्तन होता है, जैसे हम पढ़ लिए, लिख लिए, शिक्षित हो गए, बेरोजगारी से जूझ रहे थे, बेरोजगार वाले हो गए, तब उस स्थिति में जो हमारे अंदर परिवर्तन आया कि जो जनसंख्या दर उच्च था उसको निम्न होने में हम लोग कन्वर्ट कर दिए, तब हम उसी को जनांकीय चक्र के रूप में जानते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद अगला जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के 3 अवस्थाएं को मॉडल की क्या किया, व्याख्या किया गया। प्रथम अवस्था में ध्यान दीजिएगा, ये प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व उच्च मर्यादा होती है, क्योंकि लोग महामारियों और भोजन के निश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्युओं को क्षतिपूर्ति अथवा पुनरुत्पादन करते हैं। देखिए, पहला अवस्था में क्या होता है कि जो प्रजननशीलता करने का मतलब प्रजनन के बारे में तो आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे। जो प्रजननशीलता और उच्च मर्यादा होती है उसमें होती है क्योंकि लोग महामारी और भोजन के अनिश्चित आपूर्तियों से होने वाली मृत्यु, जो भोजन और महामारी रखता है, महामारी और भोजन करने मतलब अचानक से बीमारियां कोई आ जाए जिसका कोई इलाज नहीं, तब हम उसे महामारी करते हैं। जैसे पहले होता कोरोना का जब तक इलाज नहीं था, यह भी महामारी घोषित किया गया था। पहले होता था हैजा, कॉलरा, डायरिया, ये सब महामारी के अंतर्गत आता था, क्योंकि जब ये सब बीमारियां हो जाती है ना, पूरा गांव के गांव एकदम खाली हो जाता है, क्योंकि इसका पहले कोई इलाज नहीं था। हालांकि अब ऐसा सुनते हैं कभी कि कोई महामारी, ये कौन बीमारी है, कॉलरा वगैरह या हैजा, ये सब की बीमारी की महामारी आई होती नहीं सुन रहे, क्योंकि अब सब कुछ का दवाइयाँ आ चुका है। महामारी में भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्यु को क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्पादन करते हैं। जो व्यक्ति ये सब महामारियों में मृत्यु हो गई तो यही सब की क्षतिपूर्ति अधिक होता है। तो समझ में आया, जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकांश लोग खेती में कार्यरत होते हैं, जहाँ बड़े परिवारों में परिसंपत्ति माना जाता है। जब एक रीजन रहता है ना, महामारी वगैरह, देखो पहले के लोग ज़्यादा इससे ज़्यादा प्रभावित थे। पहले के लोग जो है आज के 1-2 पीढ़ी पहले इससे ज़्यादा प्रभावित थे, क्योंकि पहले लोग बाहर में नहीं जाकर कमाते थे। रीजन यही सब है, ये सब बीमारियाँ आ जाती थी, जिस कारण जनसंख्या वृद्धि एकदम कम जाता था। धीरे धीरे उसी क्षति को पूर्ति करने में लगे रहते थे और इस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि धीमी पड़ जाती थी। क्योंकि महामारी, हम अभी पहले बताया कि महामारी जब आता है तो पूरा गांव के गांव लोग जो है इधर से उधर, उधर से उधर, मतलब कि कम जाते हैं। जहां पहले 500 लोग रह रहे हैं, वो हम पूरा बीमारी से जूझकर मर जाते हैं और मात्र 200-150 लोग होते हैं। उसी क्षति को पूर्ति करने में लोग लगे रहते हैं, जिसकी वजह से क्या है, वृद्धि जो है जनसंख्या वृद्धि वो धीमी हो जाती है। अधिकांश लोग खेती में कार्यरत हो जाते हैं, इधर उधर जाना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है,
बड़े यहाँ बड़े परिवारों का परिसंपत्ति माना जाता है, मतलब कि गांव में ही ये लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, अब है अगला जीवन प्रत्याशा। ये जब ऐसा रीजन रहेगा तो जीवन प्रत्याशा निम्न हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा? निम्न हो जाएगा। लोग जो है वह उनके रहने खाने की व्यवस्थाएं निम्न हो जाएगी, आपके इनकम में बदलाव हो जाएगा। अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं और उनके प्रौद्योगिकी स्तर निम्न हो जाते हैं। देखिए, अब हमारे लिए खाना नहीं मिल रहा तो प्रौद्योगिकी स्तर क्या उच्च रहेगा? हम पहले नंबर खाने का व्यवस्था करेंगे कि कंपनियाँ खोले में लग जाएंगे? नहीं ना। हमारे पास अगर भोजन नहीं है तो हम पहले नंबर भोजन का व्यवस्था करेंगे। चलो भाई, भोजन की जुगाड़ किया जाए, है ना, और उसके बाद ही हम अपना विकास के लिए सोचेंगे। तो यही सब रीजन होता है। 2000 वर्ष पूर्व विश्व में सभी देशों में देश जो है इसी अवस्था में। 2 साल पूर्व की पहले की अगर बात करें तो विश्व के सब देश यही फिरामत पर रहे थे। कहीं पर कोई भी देश विकसित नहीं था। ये तो अब धीरे धीरे परिवर्तन होते गया और जो भी देश अविकसित से कोई विकासशील अभी तक है, कोई पूर्ण विकसित हो चुका है, वह डिपेंड करता है वहाँ का जनसंख्या पर और वहाँ की संसाधनाएँ। तो यही वजह है कि कुछ लोग अभी तक मतलब अविकसित ही हैं, कुछ लोग विकासशील हुए हैं और कुछ विकसित हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद है द्वितीय अवस्था। हम लोग एग्जाम में थे पहला अवस्था में, दूसरा है द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था में क्या होता है बाबू कि यह अवस्था प्रारंभ में प्रजननशीलता ऊंची बनी रहती है। प्रजननशीलता क्या होती है? ऊंची बनी रहती है, किंतु यह समय के साथ घटती जाती है। जैसे धीरे समय आगे बढ़ता है, प्रजननशीलता जो होती है वो घटती जाती है, मतलब इसका मोशन धीरे कमते जाता है। ठीक है, यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। जो मृत्यु दर घटी हुई रहती है इसके साथ आती है। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी दशाओं, स्वच्छता के सुधार के साथ मर्त्यता में भी कमी आती है। जो स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, ये सब में सुधार के साथ जो मर्त्यता है उसमें भी क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। इस अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च होता है। जो जनसंख्या में जो होता है होने वाला शुद्ध योग जो होता है वो क्या होता है? योग उसका वो कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला है अंतिम अवस्था। हम तीनों अवस्था में 2 को तो जाने, अब तीसरा है अंतिम अवस्था। अंतिम अवस्था में बोला गया कि यह प्रजननशीलता और मर्त्यता दोनों अधिक होती है। देखिए, पहला में दोनों कम होता था, एक में क्या होता? प्रजननशीलता अधिक होता था, ये मर्त्यता कम होता। दूसरा में है कि ये दोनों अधिक होता है। क्या होता है? दोनों अधिक होता है। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद हो जाती है, मतलब या तो रुक जाती है एकदम विराम, जनसंख्या वृद्धि जो एकदम विराम हो जाती है, या फिर मंद हो जाती है, धीरे बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है, उसके पास तकनीकी ज्ञान हो जाता है। नगरीय जनसंख्या जो है वो नगरीय हो जाती है। क्या हो जाती है? नगरीय हो जाती है और शिक्षित हो जाती है। जैसे ही हम शिक्षित हुए, श्योर माने जनसंख्या में वृद्धि रुक जाएगी, मतलब कम हो जाएगी, मंद हो जाएगी, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारी जनसंख्या कम हो, लेकिन हम बढ़िया से रहें, बढ़िया से खाएं, बढ़िया से जीवन यापन करें, है ना। जिसकी वजह से अब कोई भी लोग ऐसा नहीं चाहता है कि हमारा परिवार पूरा एक गांव का हमारा अकेला परिवार हो न। सब चाहता है कि परिवार कम हो, सिर्फ रहने खाने की व्यवस्था, सुख सुविधा अच्छी तरह से होनी चाहिए। ऐसी जनसंख्या विचारपूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करता है। जो परिवार विचारपूर्वक होते हैं, मतलब कि शिक्षित होते हैं, वही सबको यह जो है यह नियंत्रित करता है। बाकी जो हरमोटा रहेगा, बैल रहेगा, जिसके अंदर ज्ञान की कमी रहेगी, वह कभी इसके अंदर नहीं आ सकता है ना। पहले के लोग पता है एक मानसिकता होती थी कि ज़्यादा परिवार रहेगा ना तो हमारा इनकम अधिक होगा, कैसे कि मान लीजिए हमारे घर में 10 परिवार, ठीक, तो 10 परिवार खेती करने के लिए एक बार जाएगा गेहूँ काटने या धान काटने, तो एक बार में बहुत सारा कट जाएगा, है ना। लेकिन अब का परिवार ऐसा नहीं सोचता। अब का परिवार तकनीकी ज्ञान आ चुका है, वो सोचता है कम परिवार रहे लेकिन हम बढ़िया से उसका व्यवसाय करें, बिजनेस करें और अच्छे से अपना जीवन यापन कम पैसों में अच्छे से करें। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, उसके बाद ऐसी जनसंख्या विचार, अब देखिए
जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, हम लोग जनसंख्या अब कैसे कम किया जाए, क्योंकि हम लोग लास्ट स्टेज में यही पढ़े कि जो लोग ज्ञान, जिनके अंदर ज्ञान होगा, जिनके अंदर विचारधाराएँ अच्छी होगी, वो कम जनसंख्या रखना मतलब बेहद पसंद करेंगे। तो इसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? पहला, परिवार नियोजन, शिक्षा का प्रसार, गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता और विवाह की आयु में वृद्धि करना। विवाह की आयु में वृद्धि, अभी पहले लड़के का उम्र 18 to 21 था, है ना, 18 to 21, अब हो गया 21 to 23 विवाह का उम्र। क्या विवाह का उम्र जो है अब बदल दिया गया है ना। पहला परिवार नियोजन, परिवार का बढ़िया से सलाह रहना। फिर है शिक्षा का प्रसार, अगर आप शिक्षित रहते हैं तो आप तो आराम से समझ जाइएगा कि जनसंख्या कम रहेगा तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। दूसरा, गर्भ निरोधक की सुविधा। गर्भ निरोधक, जो बच्चे होते हैं, भ्रूण होते हैं, उनको रेडी होने के पहले ही उन्हें मतलब कि गर्भ निरोधक कहने का मतलब जो है यह गर्भ निरोधक ना हो, मतलब आपका जो बच्चे पैदा होते हैं वो उसमें रुकावट, ठीक है। विवाह की आयु में वृद्धि, अगर गर्भ निरोधक सुगम उपलब्धता होती है तो कभी कभी क्या होता है कि परिवार चाहते हैं कि हमारा बच्चा कम हो, लेकिन रीज़न है कोई कारण से वह अधिक मात्रा में हो जाता है, तो उसमें यह क्या है, उसका सुगम व्यवस्था होना जरूरी है, ठीक है। और विवाह में वृद्धि करना, विवाह की आयु में वृद्धि करना, अगर विवाह की आयु में वृद्धि हो जाता है, लोग समझदार हो जाते हैं, तो इस प्रकार से हमारा जनसंख्या जो है वो रोका जा सकता है, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में, नए टॉपिक में, और फिर से हम लोग नए धूम, नए मेहनत के साथ तैयारी में अभी तक लगे रहेंगे, क्योंकि बाबू अभी पढ़ना बहुत बाकी है। मात्र 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ है, आपको बहुत सारे चैप्टर पूरा करना होगा, तभी आप अच्छे नंबर से पास हो पाइएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।